Hello, this is Praveen. Now we will learn with the electrometallurgy. Electrometallurgy is also known as extraction of metals. मैं आपको ठीक ठीक से बता दूं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल नाम का एक चैप्टर ही है हमारे 12th क्लास में। फिर भी जब हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं उसके दौरान जब हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रोलिसिस के 3 एप्लीकेशंस होते हैं, एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो उस वक्त भी हम लोग इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को एक बार रिव्यू कर रहे हैं। सो यहां पे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जी का एक ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोमेटलर्जी को एक बार फिर से ठीक ठीक से समझेंगे। इलेक्ट्रोमेटलर्जी को ही हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहा। अगर मेटल के एक्सट्रैक्शन को समझना है तो सबसे पहले मेटल के बेसिक्स को जान लेना चाहिए, मेटल की छोटी छोटी बातें जान लेनी चाहिए। तो अगर हम मेटल की बात करें तो हमारी दुनिया में हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक टेबल में हमारे दिमाग में जितने भी मेटल इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी की अगर बात करें तो उनको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और एक जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड है, जुड़े हुए हैं। और अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली जुड़े हुए होंगे, तो इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, वो किसी चीज से जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, इनर्ट होंगे। और अगर इनर्ट होंगे तो ऐसे मेटल हमारी धरती में एज सच अपने नेटिव फॉर्म में पाए जाएंगे, अपने ओरिजिनल फॉर्म में पाए जाएंगे। उनको ही हम कहते हैं नेटिव मेटल्स और इनर्ट मेटल्स। ऐसे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसकी खुदाई का रिएक्शन करवा दो, भाई ये आयरन जो है वो निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है हवा में उड़ जाएगा। तो मेन प्रोसेस भाई धुलाई सिकाई के बाद मेन प्रोसेस रिडक्शन होता है। मेटल अगर धरती में पाए जाएंगे तो मेन मेटल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही पाए जाएंगे, तो उस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का हमको रिडक्शन करना होता है बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिडक्शन प्रोसेस जो होता है, अब इस रिडक्शन में हमको चूज करना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमेटलर्जी, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इस रिडक्शन प्रोसेस में हमको ये बात समझनी होती है कि there are how many method by which we can reduce the oxidized ore into the metal। तो इस रिडक्शन की प्रक्रिया के दौरान मैं आपको समझाऊं कि जो भी मेटल्स धरती में पाए जा रहे हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, उनका रिडक्शन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, सेकेंड वन इज पायरोमेटलर्जी, थर्ड वन इज हाइड्रोमेटलर्जी। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज द नेम ऑफ चैप्टर एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी इज द टॉपिक, सब टॉपिक इनसाइड दैट चैप्टर। सो you have learned over here that electrometallurgy is a part of extraction of metal। extraction of metal process 4 steps, मैंने 5 बताया डिगिंग को लेके। एंड ड्यूरिंग दैट 4 steps reduction can be done by 3 ways, 3 varieties are there for the reduction: electrometallurgy, pyrometallurgy and hydrometallurgy। How do we choose? कैसे पता करेंगे कि किस मेटल के ओर को या किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा रिडक्शन प्रोसेस हम अपनाएंगे, किन मेटल के लिए हम इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस अपनाएंगे, ये हमें समझना होता है। और इसको समझने के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और समझते हैं बात को। थैंक यू। रिएक्शन करवा दो, भाई ये आयरन जो है वो निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है हवा में उड़ जाएगा। तो मेन प्रोसेस भाई धुलाई सिकाई के बाद मेन प्रोसेस रिडक्शन होता है। मेटल अगर धरती में पाए जाएंगे तो मेन मेटल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही पाए जाएंगे, तो उस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का हमको रिडक्शन करना होता है बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये रिडक्शन प्रोसेस जो होता है, अब इस रिडक्शन में हमको चूज करना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमेटलर्जी, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इस रिडक्शन प्रोसेस में हमको ये बात समझनी होती है कि देयर आर हाउ मेनी मेथड बाय विच वी कैन रिड्यूस द ऑक्सीडाइज्ड ओर इनटू द मेटल। तो इस रिडक्शन की प्रक्रिया के दौरान मैं आपको समझाऊं कि जो भी मेटल्स धरती में पाए जा रहे हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म में, उनका रिडक्शन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, सेकेंड वन इज पायरोमेटलर्जी, थर्ड वन इज हाइड्रोमेटलर्जी। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज द नेम ऑफ चैप्टर एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी इज द टॉपिक, सब टॉपिक इनसाइड दैट चैप्टर। So you have learned over here that electrometallurgy is a part of extraction of metal. Extraction of metal process 4 steps. मैंने 5 बताया digging को लेके, and during that 4 steps reduction can be done by 3 ways. 3 varieties are there for the reduction: electrometallurgy, pyrometallurgy and hydrometallurgy. How do we choose? कैसे पता करेंगे कि किस मेटल की ओर को या किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा रिडक्शन प्रोसेस हम अपनाएंगे, किन मेटल के लिए हम इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस अपनाएंगे, ये हमें समझना होता है। और इसको समझने के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और समझते हैं बात को। समटाइम द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू लर्न दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सो आई कैन गिव यू सम न्यूमोनिक्स टू लर्न इट। This is the electrochemical series which is obtained experimentally, and you can learn it like lithium, potassium, barium, strontium, calcium, sodium, magnesium, aluminum, manganese, zinc, chromium, iron, cadmium, cobalt, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, iodine, silver, mercury, gold and fluorine। इसको हमने लर्न करने का तरीका यहाँ पे जो न्यूमोनिक्स हमने लिखा है उसको आप लर्न कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लर्न कर सकते हैं और बहुत आसान है। लेके भारत सरकार का नाम लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान, मांगे अली महान, जान कर फेंके सीडी कोई नीचे, सुनो प्रभात है क्योंकि इससे आगे होंगे और फ्री। सिंपल 4 स्टेप में आपको लर्न करना है। लेके भारत सरकार का नाम, लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, सुनो प्रभात है क्योंकि इससे आगे होंगे ब्रह्मानंद, क्योंकि इससे आगे होंगे और फ्री। ज्यादा आप लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये जो मेटल्स दिए हुए हैं, इन मेटल्स के बारे में आपको पहले से ही थोड़ी बातें पता है, मैं उसको फिर से बता दूं। यहां से लेके यहां तक के जितने भी मेटल्स हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो नियम के अनुसार बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर खुद ही गली के शेर हैं तो इनके सामने कोई शेर तो नहीं बन सकता। अगर ये मेटल खुद ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो इनके सामने कोई रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, कर भी सकता है, तो कैसे कर सकता है अभी आपको इमेजिन करना है। ये इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज के मेटल्स। दीज आर नोन एज इंटरमीडिएट रेंज मेटल्स। इनकी रिएक्टिविटी ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है, और उनके अंतर्गत ये मेटल्स आते हैं। और लास्ट में आयोडीन तो नॉन मेटल है, बाकी की बात करें तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। आयोडीन नॉन मेटल है। ये इंटरमीडिएट रेंज के रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्रोमियम से लेके और लेड तक, कॉपर तक।
और लिथियम से लेके जिंक तक के सारे मेटल्स जो है, इनफैक्ट जिंक कम्स अंडर दिस, मैग्नीज आल्सो कम्स अंडर दिस, आई एम रियली सॉरी, मैग्नीज से लेके और कॉपर तक ये इंटरमीडिएट रैंक के मेटल्स हैं, और एल्यूमिनियम तक के मेटल्स को हम वेरी रिएक्टिव मेटल्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको दो बातें समझ में आती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक तो आपको रिएक्टिविटी का पैटर्न समझ में आता है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये समझ में आता है। और तीसरी बात जो अभी आपको समझ में आएगी वो ये कि कौन से मेटल को एक्सट्रैक्शन के दौरान किस रिडक्शन के लिए हम ऑप्ट करते हैं। चूंकि ये मेटल्स काफी रिएक्टिव होते हैं, खुद ही बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी रखते हैं, खुद अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसलिए इनका रिड्यूसिंग एजेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, और इनका रिड्यूसिंग एजेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, कॉस्टली होता है। इसलिए इन सभी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन के दौरान हम इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। तो इन ऊपर के मेटल्स के लिए कौन सा प्रोसेस? इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जी मतलब सीधा सीधा इनके मॉल्टेन फॉर्म को, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं मॉल्टेन फॉर्म की, और मेटल्स कैथोड पे जाके रिड्यूस होके ऑब्टेन हो जाता है। बहुत सिंपल सा, आपको समझ में आया। तो जो इंटरमीडिएट रेंज के रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनके लिए बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल हैं। ऊपर वाले ही दे कैन एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस। तो यहां पे आयरन है, मैंने आपको कई बार समझाया कि कोई सा रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, और आराम से यहां पे आपको आयरन मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, बाहर भाग जाएगी। बशर्ते ये थोड़े से इंटरमीडिएट रेंज के रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को करवाने के लिए आपको एक फर्नेस की जरूरत पड़ती है। फर्नेस का मतलब भट्टी, हाई टेम्परेचर पे ही आपको इस रिडक्शन प्रोसेस को कैरी ऑन करवाना होता है, और हाई टेम्परेचर पे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के मदद से किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक को हम बोलते हैं पाइरोमेटलर्जी। मेटलर्जी, पाइरो का मतलब ये होता है हाई टेम्परेचर। तो फर्नेस के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके ऑक्सीडाइज्ड ओर को हम मेटल में रिड्यूस कर लेते हैं। इस प्रोसेस को पाइरोमेटलर्जी बोलते हैं। और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जिनका किसी के साथ रिएक्शन होता ही नहीं है, उनके लिए हम जो रिडक्शन प्रोसेस अपनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी। तो मैंने जो शुरुआत की उसको एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। दुनिया के मेटल्स या तो हाईली आयनाइजेशन एनर्जी रखेंगे या लो आयनाइजेशन एनर्जी रखेंगे। हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से वो लेस रिएक्टिव होंगे, जिसकी वजह से वो धरती में नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, पाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्लेटिनम हुआ, पैलेडियम हुआ, ये सारे मेटल्स रिएक्टिव नहीं होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने की वजह से। तो they will be known as inert metals or native metals. There is no requirement of any extraction process to extract these metals because they exist as such. ऐसे मेटल्स जिनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, धरती में वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जब गंदगी के साथ, इंप्योरिटीज के साथ एग्जिस्ट करता है तो उसी को हम ओर बोलते हैं। उस ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जनरली 4 प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले ओर को खोद के, खुदाई करके, उसको क्रश करके, पीस करके उसकी धुलाई कर देते हैं ताकि गंदगी रिमूव हो जाए। फिर जो धुला हुआ जो ओर है उसको हम गर्म कर देते हैं ताकि वोलेटाइल इंप्योरिटीज रिमूव हो जाए। हीटिंग यहां पे लिखा हुआ है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जब हमको ओर कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है, इंप्योरिटीज जब दूर हो जाती हैं, तो उस ओर को सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से रिड्यूस करके हम क्रूड मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। रिडक्शन के हमारे पास 3 मेथड थे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पाइरोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी। आपको समझ में आ गया कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के,
जिनकी पोजीशन एल्यूमिनियम तक ही होती है, वो सारे इतने रिएक्टिव होते हैं कि उनके खुद के लिए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिल पाता है, इसलिए उनको हम कैथोड पे ले जाके अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिड्यूस करवाते हैं, और सच प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। जो इंटरमीडिएट रेंज के मेटल्स होते हैं उनको हम फर्नेस में, भट्टी में ले जाके वहां पे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके हम जब उस मेटल का, क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पायरोमेटलर्जी। पायरो का मतलब होता है हीट और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, मरकरी हुआ, इनको हम हाइड्रोमेटलर्जी की मदद से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रो का मतलब है यहाँ पे सिंपल रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे आप अमूमन सारे रिएक्शंस पानी में होते हैं, पानी सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वैसे ही पानी यहाँ भी इस रिएक्शन में भी पानी सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, और वहां पे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को लेके हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रिडक्शन का प्रोसेस करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो। तो यहां तक अगर आपकी बात समझ में आ गई, तब इलेक्ट्रोमेटलर्जी आपके लिए समझ में, अपने सारे लर्निंग को फोकस कर लो इलेक्ट्रोमेटलर्जी पे। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो खुद अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम मेटल जो होता है वो धरती में एल्यूमिना के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Al2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो काम करते हैं वही यहां भी करेंगे। एक डब्बा ले लिया और डब्बे में मैंने मॉल्टेन Al2O3 ले लिया। मॉल्टेन Al2O3 जो होगा वो अपने आप टूट जाएगा Al+3 में और ऑक्साइड आयन में, और यहां पे हम दो इलेक्ट्रोड को पुट करेंगे, बैटरी से उनको कनेक्ट करेंगे, जैसा हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान करते हैं। तो यहां पे अब क्या होगा, ये एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एनायन यहां पे जाएंगे, फिलहाल एनायन के पास जो होगा वो देखा जाएगा, और ये कैटायन कैथोड पे जाएंगे। कैथोड पे होता क्या है सबको पता है ना, कैथोड पे क्या होता है भाई, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो यहां पे ये एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर एल्यूमिनियम मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे इस कैथोड के पास। सो आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से, धरती में अगर एल्यूमिना के फॉर्म में Al2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंपल उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में ले लेंगे। ग्रेफाइट के 2 रॉड्स को यहाँ पे एनोड और कैथोड बना के हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। कुछ और कंजेशंस होते हैं, कुछ और यहाँ पे क्राइटेरियाज होती है। मॉल्टेन Al2O3 यानी एल्यूमिना जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से हमको फर्नेसेस पे या बिजली के बिल पे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी कम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, दैट इज नोन एज क्रायोलाइट। क्रायोलाइट हम ऐड करते हैं। क्रायोलाइट का मतलब होता है Na3AlF6, दिस वन इज नोन एज क्रायोलाइट। अगर ये Na3AlF6 नहीं लर्न हो रहा है आपको, तो 3 सोडियम फ्लोराइड और प्लस 1 एल्यूमिनियम फ्लोराइड, आप इसको लर्न कर लीजिए। दोनों का मिक्सचर इज कॉल्ड एज क्रायोलाइट। इसका मेन काम होता है टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना Al2O3। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, जब हम मॉल्टेन Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, उसके दौरान अगर हम एल्यूमिना को यहाँ पे क्रायोलाइट को अगर हम ऐड कर दें, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसका आंसर आपने सीखा है सॉल्यूशन चैप्टर में, एनसीईआरटी के 2nd चैप्टर क्लास 12 में। वहां पे आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा था कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज को ऐड कर देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, या हम कहें फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है वो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज की तरह काम कर रहा है, जो इस एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दे रहा है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और चीज मिलाते हैं, CaF2, जिसको हम फ्लोरिस्पार भी बोलते हैं, FLUOR।
फ्लोरस्पार, SPAR, और इसका काम है कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना ताकि एफिशिएंटली हम एल्यूमिनियम मेटल को कैथोड पे ऑब्टेन कर सकें। तो आपने यहां देखा कि हाउ, व्हेन एंड वेयर इलेक्ट्रोलिसिस इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट वी यूजुअली कैरी आउट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। सो अगर किसी भी मेटल को इस तरह से मेटलर्जिकल प्रोसेस के दौरान ऑब्टेन करना होगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस के दौरान ऑब्टेन करना होगा, देन यू हैव टू कीप इट रिमाइंड कि आप उसको मोल्टेन, अगर मान लो मैंने आपसे पूछा कि आई जस्ट वांट टू प्रिपेयर सोडियम, आई नीड सोडियम मेटल, तो आप क्या सोचोगे? यार सोडियम धरती पे कैसे पाया जाता होगा? तो सोडियम धरती में सबसे ज्यादा, सबसे सस्ता किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप NaCl को ले लो, इसको पिघला लो, और पिघलाने के बाद यहां पे डाल दो। यहां पे आपने ले लिया है मॉल्टेन NaCl, तो ये भी Na+ के फॉर्म में आएगा और Cl- के फॉर्म में आएगा। आपने रॉड डाल दिया, इलेक्ट्रोड डाल दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो यहां पे सोडियम आयन कैथोड पे जाएगा, रिड्यूस होगा, यू हैव गॉट द सोडियम मेटल। थोड़ा सा तो आइडिया आपको लगा ही होगा कि किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके मोल्टेन फॉर्म को लेके इनर्ट इलेक्ट्रोड की मदद से हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा देंगे। जनरली कैथोड पे ही वो मेटल्स ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू very much. This is Praveen signing out until we meet again.